कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में वी विल बी कवरिंग द कार्बोहाइड्रेट चैप्टर शुरू किया था। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ अब तक, जिनमें से एक वीडियो लेक्चर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कंप्लीट कर चुके थे। साथ ही में पहली वीडियो में हम सिलेबस कवर कर चुके थे। कहाँ तक? हमारा ओज़ोन फॉर्मेशन तक, यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया था इन आवर फर्स्ट वीडियो। और इस सेकंड वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अपना ये डाइसैकेराइड से पहले तक ये सारा टॉपिक आपको कवर करके बता दिया जाए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपके पास है सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस है। और जो NEP से पहले के बच्चे थे तो उनके लिए सिलेबस है, ठीक है। तो और ऐसे ही यदि हम देखें ये हमारे पास सिलेबस है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत। और इसमें हम कहाँ कहाँ तक कर चुके हैं आपको ये देख सकते हैं कि अपना मोनोसेक्राइड्स हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एक बार जो बाकी है सिलेबस शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ एल्डोज इनटू कीटोस। यानी कि आपके पास एल्डोज का एग्जांपल ग्लूकोज है, आपके पास कीटोज का एग्जांपल आपके पास फ्रक्टोज है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्ट कीजिए ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, ठीक है, तो या फ्रक्टोज को ग्लूकोज में। तो वहाँ पे कौन से स्टेप्स है? ये 2-3 स्टेप्स हैं ये फॉलो करने हैं। जैसे कि आपके पास सामने है डी ग्लूकोज, ठीक है। सबसे पहले अब एक बार इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर दोनों को कवर अप कीजिए। देखिए, देखने पे आपको पता लगेगा कि C3, देखिए 1 2 3, C3 से लेकर C6 कार्बन तक जो स्टीरियो केमिस्ट्री है दैट इज सेम फॉर बोथ। ओनली डिफरेंस लाइज विद कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, राइट। CHO को हमने रिड्यूस कर दो CH2OH, और CHOH को ऑक्सीडाइज कर दिया तो CO, ठीक है। तो क्योंकि केवल 2 कार्बन पे हमारा लिंक है, सो दैट्स वाई इस मेथड में हम इन दोनों कार्बन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसको ख़त्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओसाजोन बनाए। ये आपके पास बन गया ओसाजोन। हाइड्रोलिसिस कर दीजिए यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे तो CHO बन गया वापस, एंड दिस CO हो गया, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन हो चुकी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद अब हमारे पास केवल आखिरी स्टेप रहता है, CHO को हमने रिड्यूस करना है और CH2OH में कन्वर्ट करना है। एंड फॉर दैट वी विल बी यूजिंग द जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो पहला स्टेप ओसाजोन बनाया, सेकंड स्टेप हाइड्रोलिक, एंड थर्ड स्टेप रिडक्शन। सो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेप्स आप फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यदि रिवर्स करना चाहें इन दैट केस, ये आपके पास फ्रक्टोज है और फ्रक्टोज से हम बनाने वाले हैं ग्लूकोज ये रहा, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर में अब हमें करना क्या होगा, CH2OH को ऑक्सीडाइज करना है और इसको हमें रिड्यूस करना है ताकि CHOH बन जाए। तो पहला स्टेप इज द रिडक्शन प्रोसेस। एल्कोहलिक पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो CO ग्रुप है दैट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो रिडक्शन के बाद CH2OH एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे CO ग्रुप दैट इज़ द sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो कार्डल सेंटर नहीं है, बट जब हम रिड्यूस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कार्डल सेंटर जनरेट हुआ है, ठीक है। इस न्यू कार्डल सेंटर पे OH कुड बी ऑन लेफ्ट साइड एज वेल एज ऑन द राइट साइड। यदि राइट साइड में होता है तो हमें मिला सोर्बिटोल, और लेफ्ट साइड पे तो मैनिटोल, यानी कि हमें 2 मिक्सचर मिले, डायस्टीरियोमर्स मिले हैं 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। CH2OH को हमने ऑक्सीडाइज कर दिया पहले COH में, दोनों को, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप हीटअप करेंगे तो COH और जो आपका फोर्थ कार्बन है दिस वन, ये पार्टिसिपेट करेगा वाटर रिमूवल में, और आपके पास लैक्टोन बन चुके हैं, ठीक है। ये देखिए ग्लूकोनोलैक्टोन है और मैनोलैक्टोन, क्योंकि ये ग्लूकोज बनेगा ये मैनोज बनेगा आगे चल के, ठीक है। तो ग्लूकोनिक एसिड से ग्लूकोनोलैक्टोन, मैनोनिक एसिड से मैनोलैक्टोन बना दिया। बनाने के बाद जस्ट आपने इसको रिड्यूस करना है फिर,
ये रिंग ओपन अप हो जाएगी और ओपन होने के बाद CHO की स्टेज पे रुक जाएगी, राइट। क्योंकि हमारा मोटिव क्या था, देखिए CH2OH से COH लेके आए, COH से हमें CHO की स्टेज पे रोकना था, और उसके लिए मेथड यही रहता है, हमें लैक्टोन बनाना, लैक्टोन को रिड्यूस कर दो तो CHO ही बनेगा, क्लियर है। तो इन दिस मेथड वी हैव प्रिपेयर्ड द 2 डायस्टेरियोमर्स ग्लूकोज एंड मैनोज, राइट। तो इस मेथड में हमने कीटोज से एल्डोज बनाए। तो अब क्वेश्चन यदि आपके पास आता है कि फ्रक्टोज से मैनोज बनाए, तो कंफ्यूज मत होना, दिस सेम मेथड विल बी यूज फॉर द मैनोज ऑल्सो। आप मैनोज भी बना सकते हैं, ग्लूकोज भी बना सकते हैं, ठीक है। और मैनोज और ग्लूकोज क्या है, दे आर द C2 एपीमर्स। ये मैं कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ। ये देखिए C2 एपीमर्स है, C2 पोजीशन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्स है, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोसिस। जो आपके पास एल्डोज हैं उनमें चेन लेंथनिंग का मतलब है, सपोज कीजिए 3 कार्बन एटम की चेन है, आपको 3 से 4 पे लेके आना है, एक कार्बन और ऐड करना है, तो हमने चेन को लेंथन कर दिया है। और चेन शॉर्टनिंग जस्ट रिवर्स, आप 4 कार्बन एटम से चले, बस आपको 3 कार्बन पे आना है, ठीक है। तो एक कार्बन को आपने चेन से रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये है, और चेन लेंथनिंग प्रोसेस को हम कहते हैं क्लियानी फिशर सिंथेसिस। ये याद रहे, बाय नेम आता है, आया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे। अब प्रोसीजर्स क्या है, लेट्स सी। ये है प्रोसीजर, देखिए हमने शुरुआत की है अरेबिनोज से। अरेबिनोज इज द 5 कार्बन एटम एल्डोज, ठीक है। पेंटोज है ये, एल्डोपेंटोज है, और हमें पेंटोज से हेक्सोज पे आना है, ठीक है। एक कार्बन को इंट्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एडिशन ऑफ HCN। आपने HCN को ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं जब साइनाइड ऐड करेंगे, साइनाइड अटैक करेगा यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर, उसके बाद OH आपका राइट साइड में है तो ग्लूकोनाइट्राइल, लेफ्ट साइड पे है तो मैनोनाइट्राइल। क्यों, क्योंकि बिकॉज CHO वाज sp2 हाइब्रिडाइज, कोई कार्डल सेंटर नहीं था, बट साइनाइड के अटैक करने के बाद ये कार्डल सेंटर आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 कार्बन एटम की चेन है, ओके, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ से हमें किस पे जाना है, ग्लूकोज और मैनोज पे। तो पहला स्टेप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, साइनाइड वुड बी कन्वर्टेड इनटू COH, लेकिन COH नहीं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए CHO वापस से। तो अगेन वही स्टेप, COH से CHO पे जाने के लिए पहले हीटअप करेंगे, जैसा अभी अभी बताया था आपको। लैक्टोन बन गया, लैक्टोन बनने के बाद रिड्यूस कर दीजिए, रिडक्शन कर दीजिए, आपके पास CHO आ गया, ठीक है। तो यानी कि क्या क्या स्टेप्स है, पहला HCN, ओके, दूसरा हाइड्रोलिसिस, तीसरा हीटअप करना है ताकि लैक्टोन बन जाए, और चौथा आपके पास है रिडक्शन, यानी कि सोडियम अमलगम के साथ रिडक्शन कर दीजिए। 4 स्टेप प्रोसेस है क्लियानी फिशर सिंथेसिस का, और इसी को ही थ्योरी फॉर्म में भी लिखना आपको आना चाहिए यदि स्कोर अच्छा करना है। आप देख सकते हैं यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो ये देख लेना। नेक्स्ट, अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट क्लियानी फिशर सिंथेसिस में जब आप चेन लेंथनिंग करेंगे तो हमेशा आपको C2 एपीमर्स मिलेंगे। ग्लूकोज और मैनोज क्या है, C2 एपीमर। तो यहाँ पे हमेशा ही आपको क्या मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ एपीमर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, चेन शॉर्टनिंग में देयर आर 2 मेथड, 2 मेथड आते हैं। पहला रफ डिग्रेडेशन, ठीक है, और दूसरा है वोल्ट डिग्रेडेशन। वो क्या है वो हम आगे देखेंगे, पहले रफ का मेथड समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज आपका है, दैट इज द एल्डोहेक्सोज, 6 कार्बन एटम की चेन है। हम 6 से कहाँ आना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं 5 पे, अरेबिनोज। अभी चेन लेंथनिंग में हम अरेबिनोज से कहाँ गए थे, ग्लूकोज पे। अब रिवर्स है, हमें ग्लूकोज से आना चाहते हैं अरेबिनोज। तो इसके लिए हमें इस CHO को रिमूव करना होगा, ठीक है। ये रिमूव करना है, और इस सेकंड कार्बन को, इसको हमें ऑक्सीडाइज करके CHO की स्टेज पे लाना है, ठीक है।
तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप, ब्रोमीन वाटर से आपने इसकी ऑक्सीडेशन की, CHO कन्वर्ट हो गया COH में, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम का सोल्ट बना। उसके बाद ये है फेंटन रिएजेंट, रफ डिग्रेडेशन में फेंटन रिएजेंट यूज़ किया जाता है। याद करने के लिए आप ये समझ सकते हैं, ये भी देखिए आयरन यहीं आ गया, आयरन, तो आयरन का फेरिक सोल्ट है और H2O2, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में जब आप करेंगे सो दिस कार्बन विल बी रिमूव्ड और सेकंड कार्बन वो बन जाएगा पहला कार्बन और ऑक्सीडाइज हो जाएगा CHO में, ठीक है। तो यही सेम मेथड आप मैनोज से शुरू करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है, बिकॉज C2 एपीमर्स है दोनों, ग्लूकोज और मैनोज। तो ग्लूकोज हो मैनोज और दोनों से ही आप डिग्रेड करके रेबिनोज बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द वोल डिग्रेडेशन। इसमें क्या है, आपके पास पहले एल्डोहेक्सोज लिया ग्लूकोज, ये आपके पास क्या है हाइड्रोक्सिलमीन, तो यहाँ से वाटर निकाल दीजिए। ये तो रिएक्शन करवाइए आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो CH डबल बॉन्ड NOH, दैट इज़ द ग्लूकोज ऑक्साइड में आ चुका है। एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट आप जब हीटअप करेंगे तो दिस इमीन मोइटी विल बी कन्वर्टेड इनटू साइनाइड और जितने भी OH है वो सारे कन्वर्ट हो गए OCO-CH3 में, ठीक है। तो ग्लूकोनाइट्राइल पेंटाएसिटेट आपको मिल गया एंड देन दिस रिएजेंट विल बी एडेड। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, साइनाइड ग्रुप आपका रिमूव हो गया और यहाँ पे सेकंड कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हो गया CHO के फॉर्म में और बाकी सारे OCO-CH3 हाइड्रोलाइज होके OH बन चुके हैं, ठीक है। तो दिस वाज द वोल डिग्रेडेशन, ठीक है। यहाँ पे भी आप मैनोज से भी शुरू कर सकते हैं, मैनोज से भी शुरू करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है द कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। देखिए जो मोनोसेक्राइड्स हैं आपके पास कार्बन सेंटर्स हैं इन सभी में, ठीक है। तो जब ये आपके लगा लीजिए जब शुरुआत हुई इन अर्ली डेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, देयर वाज नो मेथड टू फाइंड द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन वर्ड क्या है, यहाँ से देखिए, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन मीन्स द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, किसी कार्बन पे जो एक्चुअल अरेंजमेंट है एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की इन अ स्पेस ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर, किसी स्टीरियोआइसोमर कंपाउंड के अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। और रिलेटिव कन्फिग्रेशन नाम से ही पता लग रहा है, रिलेटिव मीन्स वी आर कंपेयरिंग दैट मॉलिक्यूल विद अनदर स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के साथ। सो दैट्स वाई इसकी डेफिनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ स्पेस ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर्स रिलेटिव टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अनदर कंपाउंड विच इज चूजन एज ए आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड। तो एमिल फिशर ने 1885 में ग्लिसरल्डिहाइड को चूज किया था। ये मॉलिक्यूल क्या है, ये 3 कार्बन एटम का आपका एल्डोज है, एल्डोट्रायोज, ठीक है। तो ये आपका एल्डोट्रायोज है और दिस वाज चूजन एज ए आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड। तो फॉर्चुनेटली लगा लीजिए हुआ क्या कि जो D प्लस है, जो प्लस ग्लिसरल्डिहाइड था प्लस, यानी कि जो राइट साइड को प्लेन पोलराइज लाइट को मूव कर रहा है, उसको इसने नाम दिया कैपिटल D और जो माइनस था उसको नाम दिया कैपिटल L, ठीक है। तो ये हमें एज अ स्टैंडर्ड चूज किया और ध्यान रहे इसको देखने का तरीका कि D है या L है क्या है, ये बार बार आएगा आपका। जो लास्ट कार्बन एटम है ना उससे नेक्स्ट उसको कहा जाता है पेनल्टीमेट कार्बन एटम, पेनल्टीमेट कार्बन एटम। सो इस पेनल्टीमेट कार्बन एटम पे इफ OH इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, ये आपका राइट साइड में है तो हम कहेंगे कैपिटल D है, यदि लेफ्ट साइड में है तो हम कहेंगे कैपिटल L है, ओके। हाँ, तो यही बात यहाँ भी लिखी हुई है कि माइनस ग्लिसरल्डिहाइड वाज गिवन सिंबल कैपिटल L वेयर OH लाइज टू लेफ्ट, ठीक है। सो ये जो कैपिटल D और L का था आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड चूज कर लिया।
रिलेटिव कन्फिग्रेशन है, ठीक है। उसके बाद एनी दैट कंपाउंड विच कैन बी प्रिपेयर्ड और कन्वर्टेड इनटू डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में या तो कन्वर्ट किया जा सकता है या उससे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो उसको हम नाम देंगे डी, वो रहेगा कैपिटल टी, ठीक है। याद रहे, मैंने फिर पहले भी बताया था आपको, कैपिटल डी एल डजंट रिलेट विद प्लस माइनस, प्लस माइनस इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है, डी एल अलग बात है, ठीक है। तो वो कंपाउंड जो या तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाए जा सकते हैं या इसमें कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे डी सीरीज, और जो एल में किए जा सकते हैं उनको कहेंगे एल सीरीज, राइट। हाँ, सो दैट इज़ द रिलेटिव कन्फिग्रेशन कंसेप्ट। अब एग्जांपल के लिए ये मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ मॉलिक्यूल में क्या हम स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि क्या ये डी है या एल? यस, हमें कुछ नहीं लेना देना बाकी कार्बन पे क्या कन्फिग्रेशन है, वी आर जस्ट लुकिंग टू द दिस कार्बन एटम, दैट इज द पेनल्टीमेट कार्बन एटम। पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है? पेनल्टीमेट शेल होती है ना आपकी इनऑर्गेनिक में, ऑन द सिमिलर पैटर्न देर इज अ पेनल्टीमेट कार्बन एटम, यानी कि लास्ट बट वन, लास्ट बट वन, दिस इज द लास्ट कार्बन एटम बट वन, यानी कि पहले। तो इस कार्बन पे OH यदि राइट साइड पे है तो D, लेफ्ट साइड पे है तो L, दैट इज द रिलेटिव कन्फिग्रेशन, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है टॉपिक, दैट इज द कन्फिग्रेशन ऑफ डी एल्डोस। हम केवल कैपिटल डी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एल की नहीं, राइट। तो डी एल्डोसिस में आपको याद हो, ग्लूकोज में मैंने कितने कार्बन सेंटर बताए थे आपको? 4, और कितने आइसोमर्स थे? 2⁴, यानी कि 16, राइट। अब इन 16 में से आपके 8 तो हैं, क्या है? कैपिटल डी, और 8 क्या है आपके? कैपिटल एल। तो हम जो बात करने वाले हैं 6 कार्बन एटम के 8 आइसोमर्स हमें देखने हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि बात की जाए, ये देखिए मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन सेंटर है? जस्ट 1, तो 2⁻1 यानी कि 2, तो आउट ऑफ 2 1 वुड बी डी, 1 वुड बी एल, तो इस 3 कार्बन एटम का केवल एक ही एल्डोस है, ठीक है। ये क्या है? 4 कार्बन एटम के कितने? 2, ये 5 कार्बन एटम के कितने? 4, और ये 8, ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। अपना ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमें करना क्या है, जब हम 3rd लेवल से 4th पे जाएंगे, 4th से 5th पे, 5th से 6th पे, तो हमें कुछ नहीं करना, जो पिछले की स्ट्रक्चर है वो सारी ये एज इट इज रहेगी, जस्ट पहले और सेकंड कार्बन के बीच में एक कार्बन को इंट्रोड्यूस कर देना है बस, ठीक है। बाकी सारी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं। अब जैसे यहाँ देखिए कि आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड था, 3 कार्बन एटम है, तो हमने जब 4 कार्बन एटम पे गए तो ये कार्बन इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पहले OH फर्स्ट पोजीशन पे हमने राइट साइड में रखा, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, याद करने के लिए ये आपकी सेकंड पोजीशन है। तो फर्स्ट पोजीशन पे OH राइट साइड, सेकंड पे OH लेफ्ट साइड, और ये जो डॉटेड में है ये दिखा रहा है कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है, एक स्टेप बिहाइंड की, पिछले की, जिससे आपने बनाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ OH राइट साइड में था, इन दोनों में भी OH आपका राइट साइड में है, याद रहेगा। तो यहाँ से हमें 2 आइसोमर मिला, इराइथ्रोस। इराइथ्रो कब कहते हैं? जब OH दोनों सेम साइड पे है, जब अपोजिट साइड पे है तो हम कहते हैं थ्रियोस। तो इराइथ्रो से और थ्रियोस। अब नेक्स्ट इराइथ्रो से हम 2 नया, देखिए ये दोनों OH कहाँ थे? राइट साइड में, याद रखना। इनसे भी 2 बनाए, ये देख सकते हैं 2 OH कहाँ है? राइट साइड में, दोनों में, बट डिफरेंस लाइज विद कार्बन नंबर 2। OH आपका राइट साइड में है तो राइबोज कहेंगे, लेफ्ट साइड में है तो हम कहेंगे अरेबिनोस। ये कई बार आया है ना, किलियानी फिशर सिंथेसिस में भी, रफ डिग्रेडेशन में भी, बोल में भी ये मॉलिक्यूल यूज़ किया था हमने,
क्यों? क्योंकि इसी से हमें ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज और मैनोज। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर थी, दोनों की अपोजिट थी, OH की। यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं दोनों की OH की अपोजिट है। यहाँ पे OH राइट साइड में है जो जाइलोज, लेफ्ट साइड में है लैक्सोज। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। देखिए राइबोज से जब आप शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, तीनों सेम है, डॉटेड लाइन में देख सकते हैं ये, क्योंकि ये दोनों कहाँ से ड्राइव किए गए हैं, ये किए गए हैं राइबोज से। ठीक है, तो राइबोज की स्ट्रक्चर एज इट इज है, जस्ट OH लेफ्ट साइड राइट साइड में है तो एलोज, लेफ्ट साइड में है एल्ट्रोज। ठीक है, ऐसे ही अरेबिनोज से ग्लूकोज और मैनोज, साइलोज से ग्लूकोज, आयोडोज और लाइक्सोज से गैलेक्टोज और टैलोज। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल एग्जाम पॉइंट से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर्स को याद कर लेना। देखिए ये दोनों तो क्या है, ये जितने भी दो है ना एक से बन रहे हैं, ये ऑल ऑफ देम आर C2 एपिमर्स। ये दोनों C2 एपिमर्स है, ये दोनों, ये सारे 6 के 6 पेयर ये C2 एपिमर्स है। लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन से एपिमर है, दे आर द C4 एपिमर्स, फोर्थ पोजीशन में डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यदि आपको याद करने का तरीका बताऊं तो कोशिश करना आप इसका फ्लो चार्ट बनाएं। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड से आपने क्या बनाया, इराइथ्रोथ्रियो, फिर इससे क्या बनाया। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट यदि याद होगा तो सपोज के लिए आपको कह दिया जाता है कि आपने गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट में देखेंगे गैलेक्टोज कहाँ लाइक आया, गैलेक्टोज लाइक्सोज से आया। ओके, और लाइक्सोज किससे आया, थ्रियो से। ठीक है, तो बनाने का तरीका क्या है, CHO ओबियस है, सबसे टॉप पे रहेगा, CH2OH यहाँ पे। अब हम चलेंगे रिवर्स, 6 कार्बन एटम बना दिया। ठीक है, गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मत करनी है 6 कार्बन से। निचले पे सबसे पहले कौन सा था, OH कहाँ था, राइट साइड में, क्योंकि डिग्लिसरॉल्डिहाइड है तो यहाँ OH बना दो। अब ये किससे बनाया है, चेन में कहाँ है, थ्रियोज में, तो OH का अपोजिट ये आपका थ्रियोज की स्ट्रक्चर होगी, 2 कार्बन की। ठीक है, थ्रियोज के बाद नेक्स्ट वाला कौन सा है, सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे OH अगेन लेफ्ट साइड में था, तो यहाँ भी OH को रख दो लेफ्ट साइड में। अब लाइक्सोज से जब हम आए तो गैलेक्टोज पहली पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे OH कहाँ आता है, राइट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे OH को राइट साइड में बना दो। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं 2 OH एक साइड और 2 OH अपोजिट है, वही सेम स्ट्रक्चर। सो दैट इज द मेथड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी मोनोसेक्राइड्स एल्डोज में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फटाफट कीटोज में। कीटोज में ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर नहीं आती, मेथड सेम है। देखिए ये 4 कार्बन एटम से शुरू होता है, एल्डोज आपका 3 कार्बन से शुरू हुआ था। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपका ये फ्रक्टोज, किससे आया है, राइबोलोज से, राइबोलोज से इराइथ्रोलोज। ठीक है, तो ये थे आपके पास कन्फिग्रेशन। तो नेक्स्ट आपके पास आता है एक कंसेप्ट, इराइथ्रो एंड थ्रियो डायस्टेरियोमर्स। कौन से होते हैं, नोमेनक्लेचर है ये सिंपल सा। इराइथ्रो का मतलब है कि जो 2 कार्बन एटम पे सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, वो यदि सेम साइड पे है तो हम कहेंगे इराइथ्रो, अपोजिट पे है तो थ्रियो। एग्जाम्पल के लिए इस मॉलिक्यूल को देखिए, इन 2 कार्बन एटम में दिस वन एंड दिस वन, इस कार्बन पे तो एक CH3 है, एक H है, Br है, H है, तो H कॉमन हो गया दोनों में। नाउ दिस H इज ऑन बोथ साइड, सेम साइड पे है, इस लाइन के सेम साइड पे है, सो दैट्स व्हाई इट वुड बी इराइथ्रो। यहाँ पे अपोजिट साइड में है लाइन के, सो दैट्स व्हाई थ्रियो, राइट। तो सिंपल सा नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास टॉपिक में नहीं है सिलेबस में, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। इसके लिए हम एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन के लिए नंबर ऑफ रिएक्शन लगाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो क्योंकि ये सिलेबस में आपके है नहीं तो मैं आई एम स्किपिंग दिस, इसको स्किप कर देता हूँ।
अब आता है ये नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक, दैट इज द एपिमराइजेशन ऑफ एल्डोज। एल्डोज का एपिमराइजेशन क्या कंसेप्ट है? द कन्वर्जन ऑफ वन एपिमर इनटू अनदर वन, दैट वुड बी कॉल्ड एज एपिमराइजेशन। ओके, तो एक एपिमर को दूसरे एपिमर पे कन्वर्ट करना। और जो बहुत फेमस एपिमर C2 बार बार यूज कर रहा हूँ मैं वर्ड, वो कौन से हैं? ग्लूकोज और मैनोज। तो ग्लूकोज को मैनोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब तक हमने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया, फ्रक्टोज से ग्लूकोज और मैनोज भी बनाए थे। बट ग्लूकोज को मैनोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए मेथड है आपके पास ये। तो हमने ग्लूकोज लिया, ठीक है, मैनोज, ठीक है। तो अब इन दोनों में ही डिफरेंस कहाँ लाई कर रहा है स्ट्रक्चर में? केवल कार्बन नंबर 2 पे। इस कार्बन नंबर 2 पे OH को हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आना है, और ये केवल तभी पॉसिबल है जब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले हम खत्म करें, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या है, आपने ब्रोमीन से ऑक्सीडेशन की, CHO कन्वर्ट हुआ COH में। COH में कन्वर्ट होने के बाद जब आप बेस डालेंगे, तो बेस की प्रेजेंस में होगा क्या, इनके दो मिक्सचर बन जाएंगे। OH है तो दैट वुड बी टर्न्ड दिस वन, ठीक है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिल जाएगा दो का, ग्लूकोनिक और मैनोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। और ये कैसे होएगा, इसकी वजह वो रिएक्शन विद एल्कली, वो मैं पहले करवा चुका हूँ, आप देख लेना, ठीक है। तो एक बार आपके पास ये होगा, फिर हमें चाहिए क्या, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, ये ग्लूकोज से तो शुरू किया है हमने, हमें चाहिए ये मॉलिक्यूल। तो इसको हम सेपरेट आउट करेंगे पहले। तो ये मिक्सचर आपने अलग कर लिया, करने के बाद इसको हीटअप कर दीजिए, तो क्या बन गया हमारा? लैक्टोन। देख सकते हैं ये आपका मैनोज है, मैनोलैक्टोन, ठीक है। और ये हमने किस लिए किया है? क्योंकि हमें COOH से CHO पे लेके आना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन रिडक्शन कर दीजिए आप, रिडक्शन करने के बाद आपके पास आ गया मैनोज, ठीक है। तो पहला स्टेप ऑक्सीडेशन, सेकेंड रिएक्शन विद बेस, थर्ड सेपरेट आउट करो और हीटअप कर दो, और फोर्थ स्टेप आपका आ गया रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। तो ये था आपका एपिमराइजेशन, और ये आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये तो था अब तक आपके पास, हमने क्या क्या स्टडी किया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखा, फ्रक्टोज देखा, चेन लेंथनिंग, चेन शॉर्टनिंग उसको देखा, कॉन्फ़िगरेशन को देखा, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स के बाद अब तक हम डील कर रहे थे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी कि जो हमारे मोनोसेक्राइड है उनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर से डील कर रहे थे। तो फिर अब प्रॉब्लम क्या आई, हम ये टॉपिक रिंग स्ट्रक्चर क्यों डिस्कस करने लग गए? कुछ वजह तो रही होगी। देखिए, जो आपके पास मोनोसेक्राइड्स थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जितने भी, इनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर में काफ़ी खामियां थी ऐसी, जो ओपन चेन एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, ठीक है। वो क्या थी, वन बाय वन हम देखेंगे। देखिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर यदि ग्लूकोज की आपको याद हो, क्या बना सकते हैं आप? CHO एज इट इज, लास्ट में CH2OH, तो 1 2 3 4, D है तो OH यहाँ, OH यहाँ, केवल थर्ड कार्बन पे OH उल्टा था, राइट, बाकी सब जगह ये। तो दैट वाज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। बाकी जगह H लगा देना अपने आप, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, देखिए कौन कौन से मॉलिक्यूल, वो फंक्शनल ग्रुप है, CHO है, OH है, ठीक है। यदि केवल रिंग स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर करेक्ट होती, तो इसकी कुछ खामियां या लिमिटेशंस नहीं होनी होती, ठीक है। वो लिमिटेशंस हमें मिली, तो इसलिए हम लेके आए फिर रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या होती है खामियां, देखते हैं वन बाय वन। देखिए, पहला पॉइंट जो क्वेश्चन है या क्वेरी आई, वो क्या थी कि डी ग्लूकोज डजेंट अंडरगो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। मैंने आपको रिएक्शंस करवाते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के दौरान बताया था कि जो नॉर्मल एल्डिहाइड है वो सारी रिएक्शन देता है एल्डिहाइड की, बट इन केस ऑफ ग्लूकोज दो रिएक्शन ऐसी है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं देता, जबकि उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है। कौन कौन सी?
रिएक्शंस विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड स्किफ रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो यदि ओपन चेन ही सही स्ट्रक्चर है तो इसको ये दो रिएक्शन भी देनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड लिमिटेशन से कि ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, जो ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट करके ऑक्साइन बनाता है, केमिकल प्रॉपर्टी में आपने देखा है। ठीक है, बट ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डजंट। देखिए, जब ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्साइन बना रहा है। ऑक्साइन क्या होता है? सी डबल बॉन्ड NOH, ये मोइटी होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज जब ये बना सकता है तो ग्लूकोज पेंटा एसिडेट, यानी कि जिसमें सारे OH को हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है एसिडेट से, तो वो क्यों नहीं बनाता? ठीक है, तो ये भी वैलिड क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड, ग्लूकोज वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा। 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज आपका, अल्फा और बीटा में। लेकिन जो आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि 2 आइसोमर कैसे बन रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, बोथ अल्फा एंड डी ग्लूकोज अंडरगो म्यूटा रोटेशन। ये कंसेप्ट जो आया है एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है वो आपको बताते हैं। देखिए, द चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विद टाइम, यानी कि आपने कोई एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया और उसको समय के साथ रख दिया। काफ़ी देर रखने के बाद उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी में जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसमें बदलाव आ गया है, चेंजेस आ गए हैं, वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। और ग्लूकोज के केस में आपके म्यूटा रोटेशन एग्जिस्ट करता है। यदि पहली बात तो देखिए, अल्फा और डी ग्लूकोज, अल्फा और बीटा, इनको ओपन चेन मानती ही नहीं कि ये एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब म्यूटा रोटेशन, आप मान लीजिए आपने अल्फा आइसोमर लिया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा में, यानी कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर अटेन कर लेगा सॉल्यूशन। जहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी थी 112 एंगल ऑफ रोटेशन की, बीटा की क्या है 19। तो आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर की 52.7, यानी कि यदि आपने अल्फा लिया तो समय के साथ इक्विलिब्रियम वैल्यू चेंज हो जाएगी 52.7, और यदि बीटा लिया 19 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 52.7। So that is the concept of muta rotation which cannot be explained by the open chain structure. And next, glucose forms 2 isomeric methyl glucosides. ग्लूकोसाइड मैंने बताया था क्या है, COC फॉर्मेशन, इथर लिंकेज, यानी कि COCH3 बनेगा आपका। OH में H हटाकर CH3 लगा दो, दैट इज द ओसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स है। ठीक है, तो ग्लूकोज जब 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अल्फा बीटा, तो ग्लूकोसाइड भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे अल्फा और बीटा। तो ओपन चेन जब अल्फा बीटा को ही नहीं बता पा रही ग्लूकोज को, तो इसको क्या बताएगी? सो दैट इज अनदर लिमिटेशन। ठीक है, एंड लास्ट, यूवी स्पेक्ट्रम डजंट शो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। यूवी स्पेक्ट्रा हमने लिया ग्लूकोज का, तो उसमें CHO की पीक ही नहीं मिली हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन खामियों की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा था जो हमारे समझ से बाहर था। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेन करने के लिए 1883 के कंसेप्ट में टोलन लेके आए हैं कुछ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें इन्होंने कंसेप्ट यूज़ किया है हेमी एसिटल और हेमिकिटल का। अब ये टर्म क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, किसी कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं है, आप सबको पता है। ठीक है, मान लीजिए ये फॉर्म है, ठीक है, OH है, एक OR है, ये कंपैरेटिवली स्टेबल है। ऐसे ही एक अनदर कार्बन लीजिए, यहाँ पे OR आ गया और यहाँ पे भी OR आ गया, दोनों ही OR है। ठीक है, तो यदि, अच्छा ये बनता कैसे है, चलो वो भी देख लीजिए। C डबल बॉन्ड O, कीटोन से ये दोनों बनते हैं। ठीक है, अल्कोहल का अटैक OH आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अनदर अल्कोहल का अटैक
यहाँ पे OH निकल गया, तो ये दोनों OR। अब यहाँ पे यदि हाइड्रोजन यहाँ है, दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम कहेंगे ये हमारा था एसिटल, ओके। और ये क्या है, हाफ। देखिए यहाँ 2 OR है, यहाँ केवल एक है, तो हाफ हो गया ना। सो हेमी एसिटल, दैट इज द हेमी एसिटल, ठीक है, याद रहेगा। सिमिलरली सपोज कीजिए यहाँ H नहीं होता, तो ये क्या है, कीटोन से आया, तो इसको हम कहेंगे कीटल, इस वाले मॉलिक्यूल को कीटल, और इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, हेमीकीटल, ठीक है। तो दैट इज द कंसेप्ट। और ग्लूकोज के केस में हमें एसिटल और हेमी एसिटल ही मिलेगा। तो टोलन सजेस्ट दैट ग्लूकोज डजंट हैव फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, बट इन एक्चुअल इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। और वो कैसे पॉसिबल है, वो ये पॉसिबल है, ये देखिए ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज में यदि मैं इनमें से किसी OH से हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दूं ऑक्सीजन पर, और कार्बन से उस ऑक्सीजन को लिंक कर दूं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है, 5वें कार्बन से ये वाले हाइड्रोजन को मैंने शिफ्ट किया ऑक्सीजन पर, ये आप देख सकते हैं OH आ चुका है, और इस ऑक्सीजन को मैंने लिंक कर दिया कहाँ, इस कार्बन से, इन दिस वे, राइट। तो अब इस कार्बन को एनालाइज कीजिए, इस कार्बन पे एक तो OH है और एक OC है, ठीक है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर आ गई, हेमी एसिटल, ठीक है। सो दिस इज द हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे ही 5th कार्बन की जगह 4th कार्बन से भी जुड़ सकता था, और यदि 4th कार्बन से जुड़ता है तो भी ये मॉलिक्यूल, तो 2 फॉर्म देख सकते हैं। ये आपका कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इज दिस वन, 6 कार्बन, यानी कि 6 एटम्स की रिंग है। सो दिस इज द 6 मेंबर रिंग एंड दिस इज द 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड को हम कहेंगे फ्यूरानोज, बिकॉज दिस रिजेंबल्स विद दिस स्ट्रक्चर, फ्यूरान इस स्ट्रक्चर से रिजेंबल करती है ये। ऐसे ही 6 मेंबर्ड रिंग को हम कहेंगे पायरानोज फॉर्म, जो कि रिजेंबल करती है पायरान से, ओके। सो ग्लूकोज में आपके पास पायरानोज फॉर्म यानी 6 मेंबर्ड, जिसमें 5वां कार्बन यूज हो रहा है, और फ्यूरानोज 5 मेंबर, जिसमें 4था कार्बन यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 रिंग स्ट्रक्चर बताई इन्होंने, ठीक है। अब इन स्ट्रक्चर में नोट करने वाला पॉइंट क्या है, वो ध्यान दिया हो यदि आपने, देखिए ये तो था sp2, बट ये वाला कार्बन इट इज़ अ कायरल सेंटर, एक नया कायरल सेंटर उपलब्ध हुआ है, अवेलेबल हुआ है रिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से, ठीक है। और इस नए कार्बन पे OH आपका लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, जैसा आप तक देखते आए हैं, ठीक है। तो यदि OH आपका राइट साइड में है तो हम कहेंगे अल्फा है, और लेफ्ट साइड में है तो हम कहेंगे बीटा है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये, और सेकंड पॉइंट क्या है, ये तो पहला कार्बन है ना, ये काफ़ी स्पेशल है अपने आप में बाकी सभी कार्बन से, ठीक है। तो इस स्पेशल केस में अल्फा और बीटा, यानी कि देखिए एपीमर्स किन्हें कहा जाता था, 2 स्टीरियो आइसोमर, जहाँ पे एक कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री उल्टी है। इन दोनों स्ट्रक्चर को एनालाइज कीजिए, केवल कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस है, तो जब कार्बन नंबर 1 का जिक्र आएगा तो एनोमर्स कहा जाएगा उन्हें, न कि C1 एपीमर नहीं होते। सो पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर विच डिफर इन कन्फिग्रेशन ओनली अराउंड C1 कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड एज एनोमर्स, एंड C1 कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन या ग्लाइकोसिडिक कार्बन, याद रहेगा, ओके। और यही डिफरेंस है एनोमर और एपीमर्स में भी, कई बार एग्जाम में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोमर्स एंड एपीमर्स, तो वहाँ आपको पता ना होना चाहिए कि एपीमर्स इज द जनरल टर्म जहाँ पे किसी एक कार्बन पे डिफरेंस होता है, लेकिन एनोमर आपका स्पेशल केस है जहाँ केवल कार्बन नंबर 1 की बात की जाती है, 1 पे डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो आ गई रिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इसके एविडेंसेस भी तो होंगे ना। अब कुछ फेवर में पॉइंट भी होंगे, ठीक है, प्रपोज कर दिया रिंग स्ट्रक्चर है, पर उसके फेवर में व्हाट आर द एविडेंसेस,
तो जो लिमिटेशंस थी वही इसके एविडेंस है। वन बाय वन देखते हैं। पहला देखिए, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूटर रोटेशन। रिंग स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। एक लिमिटेशन ये थी ना ग्लूकोज की कि अल्फा बीटा एग्जिस्ट नहीं करते ओपन चेन की, बट रिंग स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा बन सकते हैं, वो हमने देख लिया। तो जब अल्फा बीटा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो म्यूटर रोटेशन भी पॉसिबल है, राइट। सो फिनोमेना ऑफ म्यूटर रोटेशन इज ड्यू टू फैसाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हेमीएसिटल रिंग। इस रिंग को हेमीएसिटल रिंग कहा जाता है। तो ये ओपन अप हुई तो ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया, दोबारा क्लोज हुई तो फिर से क्लोज चेन बन गई रिंग स्ट्रक्चर। तो ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूटर रोटेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटेबल जो पॉइंट है आपके पास, बीटा ग्लूकोज कितनी परसेंट है? 64, अल्फा 36, और ओपन चेन जस्ट 0.5% है, केवल लेस देन 1, बहुत ही कम मॉलिक्यूल है। यानी 100 में से 100 नहीं 200 में से केवल एक मॉलिक्यूल होगा जो ओपन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी है? बीटा। बीटा इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अल्फा, ठीक है। वो कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो दिस इज द मैकेनिज्म, ये आप इसको देख लेना। जहाँ पे वाटर ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, सी डबल बॉन्ड हो, रिंग ओपन हुई तो ये ओपन चेन आ गई। फिर उसके बाद वाटर ने दोबारा से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया 5th कार्बन से, और 5th कार्बन के ऑक्सीजन ने अटैक किया ऑक्सीजन पे, तो ये आपका बीटा बन गया, ठीक है। तो अल्फा बीटा दोनों, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट एविडेंस जो प्रूव करता है कि रिंग स्ट्रक्चर इज द करेक्ट वन। सेकंड क्या है, आपको लिमिटेशन याद हो, कुछ ऐसे रिएक्शन थी दो एल्डिहाइड्स की जो ग्लूकोज नहीं देता है। एक था सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन एंड अनदर वन वाज द रिस्पॉन्स टू द स्किफ रिएजेंट टेस्ट। इन दोनों रिएक्शन को नहीं देता ग्लूकोज, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ओपन चेन में, लेकिन इसमें रिंग स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर पाए। वजह क्या है देखिए, ये 0.5% आपका ओपन चेन फॉर्म में। तो होता क्या है नॉर्मल एल्डिहाइडिक रिएक्शंस में, चाहे आपका HCN हो, ओसाजोन फॉर्मेशन हो, ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये मॉलिक्यूल रिएजेंट से रिएक्ट करके कंज्यूम हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड हुआ तो मोर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? ओपन चेन में, ठीक है। तो ये तरीका नॉर्मल सा रहता है आपका रिएक्शन करने का ग्लूकोज का। फिर बाकी दो रिएक्शन में ऐसा खास क्या है? उन दो रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है? जो ये रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द रिवर्सिबल स्टेप। समझ में आया? यानी कि बाकी सभी में आपके पास इरिवर्सिबल स्टेप था ये, और केवल उन दो केस में सोडियम बाइसल्फाइड और स्किफ रिएजेंट में दिस इज द रिवर्सिबल स्टेप। तो यहाँ से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से वापस ये बन गया, तो ये वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड होता ही नहीं। अब एक बात बताएं, 200 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ने रिएक्शन दे भी दी तो आपके क्या रिएक्शन हुई? क्या वो ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि ग्लूकोज डजंट रिस्पॉन्ड टू द बाइसल्फाइड एंड स्किफ रिएजेंट, राइट। तो ये रिंग स्ट्रक्चर ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। साथ ही दो एनोमेरिक ग्लूकोसाइड कैसे बने हैं तो वो भी बता दिया रिंग स्ट्रक्चर ने। कैसे? जो OH था राइट साइड में था तो अल्फा था, H की जगह CH3 लगा दो तो आपका अल्फा ग्लूकोसाइड हो गया, यहाँ पे बीटा ग्लूकोसाइड। तो दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए रिंग स्ट्रक्चर ने कि यस दिस इज पॉसिबल। फिर एक क्वेश्चन ये था कि आपके पास जो ग्लूकोज है वो रिएक्ट करता है ऑक्साइम के साथ, और मतलब हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, और ऑक्साइम बनाता है, बट पेंटा एसिडेट ऐसा नहीं कर सकता। अब ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपके पास अल्फा पेंटा एसिडेट की और ये बीटा की, क्या इसमें CHO अवेलेबल है कहीं? जब CHO ही अवेलेबल नहीं है देन हाउ इट वुड बी रिएक्टिंग विद द हाइड्रोक्सिलामीन। सो दैट इज द रीजन व्हाई ग्लूकोज पेंटा एसिडेट डजंट रिएक्ट विद द एल्डिहाइडिक रिएक्शंस, और साथ ही में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अल्फा और बीटा, राइट। सो दीज आर द एविडेंसेस। फिर नेक्स्ट आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज द रिंग साइज ऑफ द
ग्लूकोज। ठीक है, हमने अब तक देखा कि हाँ रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर भी दो टाइप की प्रपोज की, एक थी फ्यूरानोज, एक थी पायरानोज, 5 मेंबर 6 मेंबर। बट एक्चुअल में ग्लूकोज आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 5 मेंबर में या 6 मेंबर? तो उसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स लगाने पड़े। ये आपके पास वो रिएक्शंस है, ठीक है। इन रिएक्शंस के थ्रू हम बता पाए कि भाई एक्चुअल में ग्लूकोज हमारा 6 मेंबर रिंग में एग्जिस्ट करता है। कैसे है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने ग्लूकोज लिया, ये क्या है, मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जितने भी OH है ऑल ऑफ देम वुड बी कन्वर्टेड इनटू दिस OCH3 है ना। अच्छा, और सेपरेट आउट भी किया है, ये देखिए सेकंड स्टेप। जब आपके रिंग स्ट्रक्चर में ग्लूकोज में, ठीक है, अल्फा बीटा दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो हमने बीटा को अलग कर लिया, बीटा ग्लूकोसाइड्स को, ग्लूकोसाइड बन गया। फिर उसके बाद डाइमिथाइल सल्फेट, जो बचे हुए OH थे, दिस ऑल ऑफ देम कन्वर्ट हो गए OCH3 में, ठीक है। फिर डाइल्यूट HCl से जब आप रिएक्शन करेंगे, देखिए इन दोनों कार्बन में यदि हम ये दोनों भी क्यों, ये जितने OCH3 हैं ये कंपैरेटिवली स्टेबल है, क्यों, COC लिंकेज है, ठीक है। लेकिन ये मोर रिएक्टिव है, तो जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेंगे तो इनमें से कौन रिएक्ट करेगा, कार्बन नंबर 1, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, तो ये हाइड्रोलाइज होकर OH बन गया, OH बन गया। नाउ दिस इज फ्री, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज है वो फ्री है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में ये ओपन अप होगी रिंग ओपन होने से CHO यहाँ आ गया और OH कहाँ आ गया, 5th कार्बन पे, ठीक है, यहाँ तक ठीक। फिर उसके बाद अगले पे चलते हैं। एक बार ये बन गया, ये आया मॉलिक्यूल, फिर हमने ट्रीट किया नाइट्रिक एसिड से। अब यहाँ इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसमें नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, बाकी सब पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए COH और CO, CHOH CO में और ये COH में। उसके बाद जब आप फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो यहाँ से ब्रेक हो सकता है या यहाँ से। यदि कार्बन नंबर 5 और 6 यहाँ से ब्रेक हुआ तो हमें कौन सा मॉलिक्यूल मिलेगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, COH। तो आप देख सकते हैं दिस वन, तो ये मिलना चाहिए, ओके। लेकिन यदि यहाँ से लीकेज हो रही है तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये, क्यों, COH एज इट इज, ये एज इट इज, ये भी, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये इसमें COH में, ठीक है। तो यदि 6 मेंबर की बात कर रहे हैं, ये 6 मेंबर थी ना, एज्यूम कर रहे हैं हम 6 मेंबर का, थ्योरेटिकली चल रहे हैं अभी तक। तो 6 मेंबर में हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाले हैं ये 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब सपोज कीजिए 6 की जगह 5 मेंबर होता, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, तो 5 मेंबर में ये ग्लूकोसाइड मिलता, डाइमिथाइल सल्फेट से ट्रीट किया, सारे OH किस में कन्वर्ट हो गए, OCH3 में। डाइल्यूट HCl से किया तो OCH3 किस में कन्वर्ट हो गया, OH में, एल्कोहल्स में। एक बार ये एल्कोहल आ गया फ्यूरानोल, नाउ दैट इज द रिंग ओपन, रिंग ओपन हो सकती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगी। नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करेंगे, CHO कन्वर्ट हो जाएगा COH में, और ये वाला CHOH कन्वर्ट हो जाएगा CO में, सब सेम है जैसा पहले किया था। अब यहाँ से यदि लिंक ये ब्रेक होते हैं, क्लीवेज होती है, तो यहाँ से तो देखिए C4 C5 से होने पे ये 4 कार्बन एटम का आपको एसिड मिलेगा, लेकिन यदि यहाँ से लिंकेज हो रही है तो आपको 3 कार्बन एटम का मिलेगा। तो यानी कि 3 और 4 कार्बन एटम के डाई एसिड है, और यहाँ पे कितने थे, 4 और 5 के, ठीक है। तो यही सेम स्टेप्स हमने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल में उस पे लगाए, ग्लूकोज पे, एंड इट वाज फाउंड कि ये इसकी बजाय हमें कौन से प्रोडक्ट मिल रहे थे, जो 4 और 5 है, यानी कि actual size of ring is 6 membered and that is also confirmed by XRD of alpha D glucose, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे पास किस रिंग साइज क्या है, दैट इज द 6 मेंबर,
तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ द हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? जो ये रिंग स्ट्रक्चर है ना, जैसे आपने देखा अभी, लेट्स सपोज दिस वन, ये आपकी फिशर प्रोजेक्शन है एक्चुअल में। और फिशर प्रोजेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करना रिंग स्ट्रक्चर को समवट डिफ़िकल्ट है। तो इसको आसान करने के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आए दैट इज़ द हैवर्थ। हैवर्थ वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला इजाद किया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम देखिए ये क्या था, 6 मेंबर। तो 6 मेंबर एक हेक्सागन बनाएंगे और हेक्सागन के जो ये 3 बोन्स हैं, दिस वन हाफ, या फिर लगा लीजिए यदि मैं एक लाइन यहाँ से खींच दूँ बिल्कुल सेंटर से, सो हाफ दैट वुड बी बोल्ड बाय कन्वेंशन। ये बोल्ड रहेगा। बोल्ड का मतलब क्या है, आपकी तरफ है, ठीक है, और बाकी सारा एज इट इज। अब बाय कन्वेंशन हम इस हेक्सागन में हमेशा इस ऑक्सीजन को, ये कौन सी ऑक्सीजन है, दिस वन, इसको हम रखेंगे अपर राइट साइड में, ठीक है। नाउ दिस ऑक्सीजन इज लिंक टू, देख सकते हैं ये किस कार्बन से जुड़ी है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 से। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे आप नंबरिंग में। तो पहला कार्बन क्लॉकवाइज में यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पांचवा किससे जुड़ा हुआ है, अगेन ऑक्सीजन से, ठीक है। फिर उसके बाद याद करने का तरीका क्या रहता है वो बता देता हूँ मैं आपको। कुछ नहीं करना, जो आपके लेफ्ट साइड में है वो अबव रखने हैं और जो राइट साइड में है वो बिलो रखना है, ठीक है। या फिर इसको याद करने का तरीका मैं जो अक्सर अपनाता हूँ वो क्या है, लेट सपोज आप पेन को इस डायरेक्शन में रख दीजिए ना, इस पेन को आप रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री एंगल पे क्लॉकवाइज, और उसको यहाँ पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो जो एच आपका यहाँ था वो ऑटोमेटिकली अबव द प्लेन आ गया। तो जो भी मेथड रखना है, तो यहाँ पे देखिए जैसे 4th कार्बन एटम है, एच कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो 4th कार्बन पे कहाँ रहेगा, यहाँ पे अबव द प्लेन, OH बिलो द प्लेन। सो बाय कन्वेंशन अनदर कन्वेंशन क्या है, तो ये CH2OH है, दैट इज दिस वन ग्रुप, ये हमेशा अबव द प्लेन रहेगा इन द केस ऑफ कैपिटल D, ठीक है। जैसे फिशर में हम D है या नहीं ये कैसे पता करते हैं, इस पेनल्टीमेट कार्बन पे OH से, वैसे ही हैवर्थ में भी पता कर सकते हो। उसके लिए जो CH2OH है लास्ट वन, दैट शुड बी अबव द प्लेन। यदि अबव द प्लेन है तो कैपिटल D है, बिलो द प्लेन है तो L है, ठीक है। सो दिस वर द फ्यू पॉइंट्स। तो ये आपका अल्फा से ये बना हुआ है, ऐसे ही बीटा से भी हैवर्थ प्रोजेक्शन ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके पास अब तक हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद एक अनदर आपके पास कंफर्मेशन आती है दैट इज द चेयर फॉर्म। ये किस लिए आई है वो समझिए। देखिए क्या इन दोनों स्ट्रक्चर से, ये ओपन चेन है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से आप बता सकते हैं कि अल्फा ज़्यादा स्टेबल होगा या बीटा, तो ऑब्वियस है नहीं, हम ये देख के तो पता नहीं लग सकता यहाँ से, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि अल्फा स्टेबल है या बीटा। तो क्या हैवर्थ से आप बना सकते हैं, हैवर्थ से भी यदि देखें तो ना, यहाँ से भी, ठीक है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक अनदर कन्फर्मेशन आई दैट इज द चेन कन्फर्मेशन, ठीक है। और इस चेन कन्फर्मेशन के लिए कैसे बनाना है तो उसका मेथड आपके पास रहता है ये, आई गेस ये आ जाए, कवर हो जाए, नहीं हो रहा, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्या कीजिए, हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाए, किसका, हमें बनाना है अल्फा का, लेट्स सपोज, सो दिस 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 एंड दिस, यही था। और यहाँ पे भी अल्फा के केस में आपका OH का होता है डाउनवर्ड, OH 3rd कार्बन पे अपोजिट था, 4th पे अगेन OH डाउनवर्ड, और क्योंकि कैपिटल D है तो CH2OH अबाउट द प्लेन, राइट।
तो दैट इज द अल्फा कन्फर्मेशन, हैवर्थ प्रोजेक्शन, यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो हैवर्थ से चेयर फॉर्म में आने के लिए क्या मेथड है, आप पहले चेयर फॉर्म बना लीजिए। ये आपने बना लिया। बनाने के बाद बाय कन्वेंशन ऑल्सो, देखिए ये जो 4 बॉन्ड है ना, ये आपके बेस है चेयर के जिस पे आप बैठते हैं, और ये वाला कार्बन डिनोट कर रहा है आपके हेड को, और ये डिनोट कर रहा है आपके फुट्स को, पैर को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अबव द प्लेन है। अच्छा, और तरीका क्या रहता है वो भी देख लीजिए। ये आपने ऐसे बनाया, दिस 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 दिस, ये चेयर फॉर्म में है। यहाँ ऑक्सीजन आपने रखनी है इन चारों कार्बन एटम पे जिन पे बैठे थे, तो अपर राइट साइड में हमेशा रखना है ऑक्सीजन, जैसे आपने यहाँ रखा था ऑन द सिमिलर वे। रखने के बाद क्लॉकवाइज ही शुरू करेंगे। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। और साथ ही में क्या करते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड्स है आपके साइक्लोहेक्सेन में, एक्सियल बॉन्ड्स, दिस वन और दिस वन। एक डाउनवर्ड अगले कार्बन पे अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड अगले कार्बन पे अपवर्ड। तो ये आपका एक्सियल बॉन्ड्स आ गए। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या है, वो इसका 109 डिग्री एंगल के हिसाब से बना लीजिए, ठीक है। तो ये आपके है आगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब इनमें देखिए, यदि इस कार्बन पे मैं ऑब्जर्व करूं, 2 बॉन्ड्स है ये। अपवर्ड कौन सा है, दिस वन और दिस वन। जो ये वाला बॉन्ड है ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ। इस कार्बन पे ये अपवर्ड नीचे है, यहाँ पे ये अपवर्ड है और ये आपका डाउनवर्ड है। समझ में आ गया? ऐसे ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। अब जो यहाँ पे हैवर्थ में ऊपर था, उनको आपने अपवर्ड पोजीशन में रख देना है, चाहे वो इक्वेटोरियल पे आए चाहे एक्सियल पे आए, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए OH का है डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे भी तो OH डाउनवर्ड है। अगले पे सेकंड कार्बन डाउनवर्ड है। थर्ड वाले पे OH अपवर्ड था यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड वाले पे OH कहाँ है, अपवर्ड। अगले पे OH डाउनवर्ड। CH2OH हमेशा अपवर्ड था, तो यहाँ पे भी अपवर्ड ही रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका है हमें चेयर फॉर्म बनाने का। अब ऐसे ही चेयर फॉर्म ये रही, बीटा फॉर्म ये रही, दोनों में डिफरेंस केवल कार्बन नंबर 1 की कॉन्फ़िगरेशन पे आप देख सकते हैं। अब इन दोनों में क्या अब एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम कि वाई अल्फा इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू बीटा। तो उसका तरीका क्या है, देखिए ये है एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही ये भी एक्सियल बॉन्ड है, डाउनवर्ड नीचे की बात कर रहे हैं। ऐसे ही नीचे एक ये बॉन्ड है। अब तीनों में यहाँ पे क्या है, एक OH है, एक H है, 2 H आ गए, राइट। 2 H और एक OH। OH इज बल्की ग्रुप एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सही बात है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से इसमें होगा, ओके। इस बीटा के केस में देखिए H का है डाउनवर्ड, ओके। यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, तो तीनों ही H आ गए, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा किस में होना, इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ एक OH है, यहाँ पे एक भी OH नहीं है, तीनों ही हाइड्रोजन है। तो दैट इज द रीजन वाई बीटा इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्फा, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। सो दैट इज द रीजन वाई वी हैव ऑप्टेड द चेयर फॉर्म, क्योंकि चेयर फॉर्म एक्सप्लेन कर पाती है क्या नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपका रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब तक ग्लूकोज की स्टडी की। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए जैसे ग्लूकोज के पॉइंट्स थे वही सिमिलर पॉइंट्स आपके फ्रक्टोज के हैं, तो मैं फ्रक्टोज को थोड़ा जल्दी करूँगा, ठीक है। तो वही चेन है। ओपन चेन की लिमिटेशंस क्या है, डजंट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड्स, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अल्फा बीटा, 2 स्टीरियोआइसोमर्स हैं फ्रक्टोसाइड्स के, ठीक है। कौन कौन सी फॉर्म्स बना सकते हैं, ये आपके पास है अल्फा की, आपका फ्रक्टोज की, ठीक है। 6 मेंबर्ड है, ये भी 6 मेंबर्ड है, ये अल्फा आ गया। अल्फा क्यों? क्योंकि OH आपका कहाँ है, राइट साइड में,
बीटा क्यों? क्योंकि OH हमारा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना और यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे ये वाला CH2OH अबव द प्लेन है, ठीक है, और ये वाला CH2 तो ख़त्म ही हो गया, CH2OH क्यों? क्योंकि ये रिंग फॉर्म में हेल्प कर रहा है, तो दोनों ही H आ गए यहाँ पे, ये डिफरेंस है, ठीक है। साथ ही में ऐसा ही यहाँ पे, ठीक है, तो ये बना लेना। ऐसे ही फ्यूरानोज फॉर्म, देखिए ग्लूकोज के केस में तो हमें केवल 6 मेंबर था, लेकिन फ्रक्टोज के केस में 5 मेंबर रिंग भी बनती है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे? देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन एटम हो गए और एक आपका ये हो गया। अब इसका हैवर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? हमने 6 मेंबर का तो देख लिया, तो फ्यूरानोज के लिए हम पेंटागन बनाएंगे जैसे ये बनाया, और 3 बॉन्ड्स 1 2 3 इनको बोल्ड कर दो, ऑक्सीजन को बिल्कुल सेंटर में रखो बाय कन्वेंशन, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्लॉकवाइज अगेन चलना है, तो पहले कौन सा आ गया? कार्बन नंबर 2 जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन इज लिंक्ड विद कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे CH2OH, जो आपका लेफ्ट साइड में है वो अबव दिखा दो, जो राइट साइड में है उसको बिलो दे दिखा दो, ठीक है। तो 2 के बाद 3 4 5 और छठे पे आपके आ गया अगेन CH2OH, ठीक है। ये अबव द प्लेन है, तो यही CH2OH डिसाइड कर रहा है कि कैपिटल D है या L है, ठीक है। ऐसे ही बीटा के फॉर्म में ये फॉर्म, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब बात करते हैं कन्फर्मेशंस की। जैसे हमने ग्लूकोज की कन्फर्मेशन स्टडी की थी, हमारे पास 2 फॉर्म थी, अल्फा एंड बीटा चेन फॉर्म में, तो वही 2 फॉर्म हम इसकी भी बनाएंगे। द चेन कन्फर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज, पायरानोज बात कर रहे हैं यानी 6 मेंबर, तो 6 मेंबर रिंग बना दीजिए इन सब की। तो आप देख सकते हैं छठे कार्बन पे दोनों CH2, दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम कहेंगे C1 चेयर 1, ठीक है। चेयर 1 कन्फर्मेशन है, जहाँ पे OH आप देख सकते हैं डाउन साइड है, यानी कि अल्फा है ये। ऐसे ही बीटा में क्या होएगा? OH अप साइड आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों के स्ट्रक्चर को फिर से एक्सप्लेन कर कंपेयर करेंगे। देखिए OH और एक H, यानी 2 OH है यहाँ पे जो कि स्टेरिकली हिंडर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे CH2OH OH H, ठीक है। तो यानी कि इस फॉर्म से ज़्यादा अनस्टेबल तो ये फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे CH2OH इज मोर बल्कि देन OH से भी बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो ये दोनों ही अनस्टेबल है कंपैरेटिवली। तो फ्रक्टोज क्या करता है? अपनी इस फॉर्म को रिंग फ्लिप कर देता है। रिंग फ्लिप का क्या मतलब? चेयर को उल्टा कर देना। जो आपका कार्बन सर पे आ रहा था वो आ जाएगा आपके पैरों पे, और जो पैरों पे आ रहा था वो कार्बन आपके आ जाएगा सर पे। ये चारों पोजीशन ऐसी ही रहेंगी इन चारों कार्बन्स की, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है? जब भी आप रिंग फ्लिप करेंगे, जितने भी एक्सियल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे इक्वेटोरियल में, और जितने भी इक्वेटोरियल थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके एक्सियल पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम रिंग फ्लिप करेंगे तो इसको नाम दे दिया हमने 1C, अल्फा की बात कर रहे थे, ठीक है। ये चारों ये आप देख सकते हैं COC, ये आपके आगे जिस पे आप बैठे थे, ठीक है। 5वां कार्बन आपका हेड पे था वो पैरों पे चले गए, और जो पैर पे था वो अबव द प्लेन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही क्लॉकवाइज चलेंगे, तो C2 C3 C4 C5 और C6। अब यहाँ पे CH2OH अबव द प्लेन है, तो हम कौन से देखेंगे? ये जो अबव द प्लेन है 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन में, तो यहाँ पे तो ये आया, ठीक है। एक CH2OH है तो 2 OH 2 H है। पिछले वाले में केस क्या था? C1 केस में आपके पास एक H था, 2 OH थे, ठीक बात है। तो ऐसे ही बीटा की बात करें तो बीटा में क्या हुआ? एक OH है और 2 H है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनमें स्टेबल कौन सा है? दिस वन, ये स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, और ये दोनों स्टेबल हैं किससे? C1 से।
ठीक है। तो ओवरऑल इनका इक्विलिब्रियम रेशियो वुड बी दिस वन। तो आप देख सकते हैं 1C बीटा 1C ये आपका 57% है, बीटा 1C 57 और जो C1 है वो आपका क्या है 31, यानी कि ओवरऑल बीटा इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्फा। जैसा ग्लूकोज में था वैसा ही सिनेरियो यहाँ भी है। साथ ही में जो 1C फॉर्म है वो आपकी ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये आपका याद रख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कंसेप्ट आता है रिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज क्या है आपके, दीज आर द 5 मेंबर्ड आप मोनोसेक्राइड्स या कह लो एल्डोपेंटोस। ग्लूकोज क्या था एल्डोहेक्सोज था आपका, ये है एल्डोपेंटोस। अब इस एल्डोपेंटोस में हम स्टडी करने वाले हैं केवल राइबोज की और ज़्यादा डिटेल में नहीं है, केवल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाना आना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए आपने डीएनए आरएनए वर्ड सुना होगा, तो उनमें जो शुगर यूनिट यूज़ की जाती है वो आपकी राइबोज यूनिट होती है। ठीक है, आरएनए में राइबोज आता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज आता है, तो इसलिए ये दोनों को पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, ये आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये रही, आप देख सकते हैं सारे तीनों OH एक साइड में है, बस बहुत आसान है। अब इसमें से यदि हमें फ्यूरानोज फॉर्म बनानी है तो एक कार्बन तो ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑक्सीजन हो गया। नाउ दैट वुड बी द रिंग, ये रिंग रहेगी और ये आपकी स्ट्रक्चर्स हैं। हैवर्थ प्रोजेक्शन ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का नहीं है। नेक्स्ट डीऑक्सीराइबोज क्या है, देखिए राइबोज में यहाँ पे OH था, सेकंड 2 डीऑक्सी है यानी कि सेकंड कार्बन की बात करें तो सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन को हटा दो बस, वो आपका आ गया डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास केवल 3 टॉपिक बचते हैं जो कि मोनोसेक्राइड्स के हैं, और ये मैं बस आपको मेन बता दूंगा। वो क्या है, देखिए ग्लाइकोसाइड्स है, ईथर लिंकेज है या एस्टर्स है, ऑल ऑफ देम दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए यहाँ आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोसाइड्स आर स्टेबल इन न्यूट्रल एंड बेसिक सॉल्यूशंस, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि ग्लाइकोसाइड्स आर एसिटल्स। ग्लूकोज क्या था आपका हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, ये आपके एसिटल फॉर्म में है। ग्लाइकोसाइड्स आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशन एंड हेंस दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, ये नॉन रिड्यूसिंग है, ग्लूकोज रिड्यूसिंग था। ठीक है, नाउ सिंस ग्लाइकोसाइड्स आर नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड so therefore they can also not undergo the mutar rotation भी ये नहीं दे सकते। so these are the few properties, वो आप देख लेना। और ज़रूरी क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स है they are the most important। आपको ग्लाइकोसाइड्स की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, आपने कुछ नहीं करना। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनानी आती है ना, उसमें पहले कार्बन जो होगा, ग्लूकोज के केस में पहला, फ्रक्टोज के केस में दूसरा, ये दूसरा कार्बन है क्योंकि पहला तो ये हो गया ना, तो दूसरा कार्बन उस पे जो OH लगा होगा, H को हटा के CH3 लगा देना है, बस दैट्स इट, ये आपका ग्लूकोसाइड आ गया। अब आपको ये देखिए मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड बनाना है। ठीक है, तो मिथाइल इज अ नेम ऑफ मिथाइल ग्रुप जो यहाँ सब्सटीट्यूट हुआ है, अल्फा यानी OH डाउनवर्ड आना चाहिए, कैपिटल D दिस वन, और ग्लूकोज क्या स्ट्रक्चर है वो पायरानोज यानी 6 मेंबर रिंग बनानी। सो ग्लूकोपाइरानोज बनाओ, ग्लूकोज पाइरानोज बनाने में OH की जगह CH3 लगा दो, आपका काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स क्या होते हैं आपके, जितने भी आपके OH ग्रुप्स हैं उन सभी में OCH3 लगा दीजिए, सो दैट वुड बी ईथर। ठीक है, पहले एक कार्बन को छोड़कर बाकी सभी को OH को चेंज कर दीजिए किसमें, OCH3 में, सो दैट इज ईथर्स। ओके,
ऐसे ही एस्टर्स आते हैं आपके। एस्टर्स के केस में क्या है, पहले कार्बन जो है OH है जितने भी, ये देख सकते हैं पांचों के पास, इनको COCH3 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हाइड्रोजन की जगह COCH3 लगा दो। सो दैट इज द एस्टर्स। सो दीज वर द डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो आपको बताए हैं, और ये सारा टॉपिक था आपका मोनोसेक्राइड्स का। हमारा मेजर पोर्शन जंक आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि सिलेबस की बात की जाए तो ये आपके पास सिलेबस था। इस सिलेबस में हमने इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज, चेन लेंथनिंग, चेन शॉर्टनिंग, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। कन्फिग्रेशन आपको बता दी, इराइथ्रो थ्रियो डायस्टेरियोमर्स क्या है, ग्लूकोज टू मैनोज दैट इज द एपिमराइजेशन, ये भी बता दिया है। ग्लाइकोसाइड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये भी कर चुके हैं। ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन, रिंग ओपनिंग, रिंग क्लोजिंग, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, साथ ही में राइबोज और डीऑक्सी राइबोज की स्ट्रक्चर। सो ये आपका पोर्शन कंप्लीट है फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। अब जो केवल एक वीडियो रहती है, उस वीडियो में हम इन दो मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, कैटेगरी को। सो ये तो था ओल्ड सिलेबस। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हम ये कंप्लीट कर चुके हैं क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस मोनोसेक्राइड्स की, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या, एपिमर एनोमर्स क्या होते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या है, रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हैवर्थ प्रोजेक्शन और कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर। कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर क्या है, चेन फॉर्म्स, उनके बारे में है। इंटरकन्वर्जन ऑफ एल्डोज इनटू कीटोज, एल्डोज को कीटोज में, कीटोज को एल्डोज में, ये क्या है, चेन लेंथनिंग। रफ डिग्रेडेशन क्या है, चेन शॉर्टनिंग। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक का ये कंप्लीट हो चुका है आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब केवल डाइसैक्राइड आपका रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, और पॉलीसैक्राइड रहता है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी हम अगली वीडियो लेक्चर सीरीज में करेंगे। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है केमिस्ट्री, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और ख़ासकर इस चैप्टर में आपके पास देखिए डिफरेंट फॉर्म्स की प्रोजेक्शंस आए हैं। फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर से आपने हैवर्थ में, हैवर्थ से चेयर में, ये आपस में इंटरकन्वर्जन करना आपको आना चाहिए, और ये केवल तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करके कोशिश करेंगे। तो जितनी आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चाहे गलत बने सही मिले, ठीक है, तो उतना आपके लिए अच्छा है, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।